शाम का वक्त था। दीपक और कुछ लड़के उस फैक्ट्री में खाना बना रहे थे और मैं उस फैक्ट्री के अंदर घूम रहा था कि तभी मेरी नज़र उस फैक्ट्री के अंदर एकदम से लास्ट में पड़ी। तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही पुराना कमरा था जिसके बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था और उस ताले पर कुछ धागे लपेटे गए थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो उस कमरे को अभिमंत्रित करके बंद कर दिया गया हो। ये देखने के लिए कि आखिर इस वीरान सी पड़ी फैक्ट्री में उस कमरे में क्या है, जिज्ञासावश मैंने उस लगे ताले को तोड़ दिया, जिससे उसमें बंधे वो धागे भी टूट गए। उस कमरे की दरवाजा जैसे ही खुली, बहुत ही अजीब सा दुर्गंध उस कमरे से आने लगी। उस कमरे में जाकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों को बुलाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, एक सरसराहट की आवाज मेरे कानों से आगे टकराई, कोई नहीं बचेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली 2024 तक कंप्लीट हो सके। आप देख रहे हैं एनआरके डार्क स्टोरीज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं देहरादून में एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। गरीबी के चलते मुझे 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और ना चाहते हुए भी मुझे बहुत ही कम उम्र में शहर जाकर काम करना पड़ा। इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 23 वर्ष की है और बीते कई सालों में मैं बहुत से ऐसे जगहों पर काम किया हूँ जिसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को अनुभव किया है जो हम इंसान की सोच से परे है। जैसे कि एक तरह से कहा जाए तो भूतिया और प्रेतवादित शक्तियों को मैंने अनुभव किया है। ये घटना आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरे साथ घटित हुई थी। उस वक्त मेरे परिवार में हम 4 लोग थे, मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन, जिसकी शादी की अब बात चल रही थी और मेरे पापा की उम्र भी तकरीबन 45 वर्ष की हो चली थी। इस वजह से उनका सेहत खराब रहता और गरीबी के चलते सही ढंग से उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। उस समय मैं लगभग 18 साल का था और मुझसे अब मेरी यह घर की परिस्थितियां देखी नहीं जा रही थी। इस वजह से मैं पैसे कमाने अब एक नई जगह की खोज में निकल पड़ा। मैं अपने एक दोस्त के साथ नागपुर के लिए निकल पड़ा। मेरे दोस्त दीपक के घर की परिस्थितियां भी मेरे ही घर के समान थी। मैं बीते पिछले 2-3 सालों में इलाहाबाद में वेल्डिंग का काम किया करता था, लेकिन मुझे एक दिन के बस 200 रुपए ही मिलते थे जो मेरे ही खाने पीने के खर्च में खत्म हो जाया करते थे। इस वजह से मैं निराश होकर एक नए जगह की तलाश में दीपक और मैं अपने काम करने की एक्सपीरियंस के वजह से नागपुर एक नए काम की तलाश में हम आ पहुंचे थे। दीपक के मामा भी यही नागपुर में वेल्डिंग का काम किया करते थे। इस वजह से हमें जल्दी ही काम मिल गई और यहाँ मेरे काम करने की सही सैलरी भी मुझे मिल रही थी। इस वजह से मैं बहुत खुश था और मेरा काम करने में अब मन भी लग रहा था। कुछ महीनों में ही मैंने अच्छे पैसे कमा लिए थे। मैं और दीपक एक किराए के रूम में एक साथ रहा करते थे। अभी तक तो सब अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन दीपक के मामा हम दोनों को नागपुर में वेल्डिंग का अपना ठेकेदारी का काम सौंपकर कहीं चले गए और कई महीनों तक हमने कड़ी मेहनत की, अच्छे से काम किया। एक दिन हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें एक नागपुर के आउटसाइड एरिया में कई सालों से एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री के मालिक ने हमें उस फैक्ट्री के अंदर की जितने भी मशीनें और अंदर की लोहे की जितने भी चीजें थी उनकी रिपेयरिंग का हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया। हम अगली सुबह ही उस जगह को देखने के लिए निकल पड़े। हमने देखा कि जंगल के बीचों बीच में बंद पड़ी फैक्ट्री थी जिसे अब हमें मरम्मत करने का काम मिला था। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उस जगह पर कुछ नकारात्मक शक्तियों के होने का अनुभव हो रहा था। दीपक और मैंने अपने साथ कुछ और लड़कों को भी रख लिया। अब उस फैक्ट्री के अंदर ही हम अपने रहने का इंतजाम करने लगे, क्योंकि फैक्ट्री से हमारी रूम की दूरी 4 से 5 घंटों की थी। इस वजह से हम यहीं रुककर
काम करना उचित समझ रहे थे। अगली सुबह से ही हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। कब काम करते करते सुबह से शाम हो जाती हमें पता ही नहीं चलता। अब शाम के वक्त दीपक और कुछ लड़के मिलकर खाना बना रहे थे कि तभी दीपक ने मुझे बाजार जाकर सामान लाने के लिए कहा। अब मैं बाजार जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि उस फैक्ट्री से 500 मीटर की दूरी पर उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां बाजार लगता था। अब मैं उस गांव की ओर निकल पड़ा और उस गांव में पहुंचकर मैं कुछ जरूरत की सामान लेकर लौट ही रहा था कि एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, अरे बेटा, तुम लोग पुराने बंद पड़ी फैक्ट्री में काम करने आए हो ना? क्या तुम्हें इस फैक्ट्री के इतिहास के बारे में पता नहीं है क्या, कि इस फैक्ट्री में कितनों की मौतें हो चुकी हैं? इसी वजह से यह फैक्ट्री सालों से बंद रही। मैंने उस आदमी की बात पर हैरानी से उसकी ओर देखते हुए कहा, आखिर क्या हुआ था इस फैक्ट्री में? मेरी बात पर उस आदमी ने बताया कि बड़ी लंबी कहानी है बेटा, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी। लेकिन मुझे अब उस फैक्ट्री के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ने लगी। मैंने उस आदमी से कहा, अब तो मैं इस फैक्ट्री के रहस्य को जानकर ही जाऊंगा, आप मुझे बताइए। उस आदमी ने मुझे उस फैक्ट्री की बीती घटनाओं के बारे में बताने लगा। उस आदमी ने मुझे बताते हुए कहा कि बेटा, ये तकरीबन आज से 40 साल पुरानी बात है, जब मेरे पिताजी भी इसी फैक्ट्री में काम किया करते थे। नागपुर में ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में इसी फैक्ट्री का उस वक्त दबदबा था। जैसे जैसे वो फैक्ट्री का कारोबार बढ़ता गया, वैसे ही उस फैक्ट्री के मालिक का घमंड भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी रोकने लगा। लेकिन बेचारे गरीब मजदूरों को जितना पगार मिलता उतना ही रख लेते, इस डर से कि अपना परिवार चलाने का और कोई जरिया नहीं था उनके पास। कुछ महीनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। उस फैक्ट्री के मालिक का अहंकार अब धीरे धीरे और बढ़ती गई, जिस वजह से उन मजदूरों में से कुछ मजदूर अपने पगार के लिए उस फैक्ट्री के मालिक से विरोध करने लगे, जिसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे। लगभग 5 से 6 लोग शुरू में अपने पगार को लेकर उस फैक्ट्री के मालिक का विरोध करने लगे। उन लोगों की हिम्मत देख अब धीरे धीरे उस फैक्ट्री में काम करने वाले और भी मजदूर उन लोगों के साथ जुड़ते गए, जिनसे परेशान होकर उस फैक्ट्री के मालिक ने एकदम से सबकी पगार बढ़ा दी। और कुछ दिन बीत जाने के बाद जो लोग शुरू में विरोध कर रहे थे, केवल उन्हीं 5 लोगों को, जिनमें मेरे पिताजी भी शामिल थे, एक रात उस फैक्ट्री के मालिक ने उसी फैक्ट्री में उन लोगों को दावत पर यह कहकर बुलाया कि मैं आप सबके काम से बहुत खुश हूँ। मेरे पिताजी हर शाम घर आकर मुझसे और मेरी माँ से ये सब बातें बताया करते थे। उस वक्त मैं 12 साल का था। रात के ठीक 9 बज रहे थे और मेरे पिताजी भी अब उस दावत पर जाने के लिए निकल गए, लेकिन इन्हें वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। और इधर मैं और मेरी माँ उनके घर लौटने का घर पर इंतजार कर रहे थे। मेरे पिताजी के जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद वो घबराए हुए एकदम से घर लौटे। उनका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और हड़बड़ाते हुए आवाज में उन्होंने मेरी माँ से कहा, जल्दी सामान बांध लो, हम अभी यहाँ से फौरन निकलेंगे। मेरी माँ ने पूछा, अरे क्या हो गया जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? मेरी माँ के इतना कहते ही उन्होंने बताया कि ये सब उस फैक्ट्री के मालिक की चाल थी। मैं जैसे ही उस फैक्ट्री के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ गुंडे उन लोगों को बड़े बेरहमी से चाकू घोंप घोंप कर मार रहे थे, और मारने के बाद वो उन लोगों को उसी फैक्ट्री के गोदाम में घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो खौफनाक मंजर देख मेरी चीख निकल गई, जिसकी वजह से उनमें से एक की नज़र मुझ पर पड़ी। इसलिए मैं दौड़ता हुआ भाग आया। मैं सबको सजा दिलाकर रहूंगा, तुम जरूरत की सामान रख लो, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर मेरे पिताजी कहीं चले गए। अगली सुबह मेरी माँ ने पास के पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस वाले भी उस फैक्ट्री के मालिक से मिले हुए थे। इधर उधर भटकते भटकते दिन से हफ्ते गुजरे, हफ्ते से महीने, और कुछ महीनों के बाद उस फैक्ट्री में एक महामारी फैल गई और उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की बड़ी रहस्यमय तरीके से मौतें होने लगी। और फिर एक दिन अचानक ही उस फैक्ट्री के मालिक की लाश
उसी फैक्ट्री में मिली। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उस फैक्ट्री से बड़ी डरावनी आवाजें आने लगी, जिसके डर की वजह से गांव वाले दिन में भी उस फैक्ट्री के करीब नहीं जाते थे। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उस फैक्ट्री के आखिरी गोदाम में तप और साधना के बाद उस कमरे में कई दुष्ट आत्माओं को बांध दिया गया। और इतना बताने के बाद उस आदमी ने मुझसे कहा, बेटा जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। उस आदमी के बातों में मैं इतना खो गया था कि कब रात के 9 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस फैक्ट्री के ओर अपने दोस्तों के पास आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब मेरे दिमाग में तो उसी आदमी की कई बातें गूंज रही थी। और इसी बारे में मैं सोचते हुए उस फैक्ट्री में पहुंचा तो दीपक और कुछ लड़के जो खाना बना रहे थे वो अब सो गए थे। अब मैं भी दीपक के बगल में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रही थी कि क्या वो आदमी की कही बात सच थी या मनगढ़ंत कहानी। मैं इसी बारे में सोच रहा था। मैंने दीपक से उस आदमी की कई बातें बताई, लेकिन दीपक ने मेरा मजाक उड़ा दिया। मैंने अपने मन ही मन में सोचा, इस घटना के तह तक तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। और अगले दिन हमने उस फैक्ट्री की साफ सफाई की। और जैसे ही शाम हुई, जब दीपक और उसके साथ कुछ लड़के खाना बनाने में व्यस्त थे, तो मैं अब उस फैक्ट्री के चारों तरफ घूमने लगा। घूमते घूमते मुझे उस फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा कमरा दिखा, जिसके दरवाजे के बाहर एक ताला लगा हुआ था और उस ताले पर धागे लपेटे गए थे। मैं उस कमरे को देखकर जिज्ञासावश मैंने उस कमरे की ताले को ये देखने के लिए तोड़ दिया कि इस कमरे में है क्या। उस ताले के टूटते ही उसके साथ बंधे गए धागे भी टूट गए। और मैंने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, उस कमरे से बहुत ही बुरी दुर्गंध आने लगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस कमरे के अंदर जाकर देखूं। इसलिए मैं दीपक को इस कमरे के बारे में बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो एक सरसराहट की आवाज मेरे कानों से आके टकराई, कोई नहीं बचेगा। उस आवाज को सुनते ही मैं दौड़ते हुए दीपक की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि दीपक उसी फैक्ट्री के मालिक से स्पीकर पर बात कर रहा था। उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा, अरे दीपक, तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया था। ये फैक्ट्री मेरे दादाजी की है, लेकिन कुछ रहस्यमय घटनाओं के चलते कुछ गांव वालों के साथ मेरे पिताजी ने एक कमरे में पूजा स्थापना कराया था। आप लोग उस कमरे को मत खोलना। इतना कहकर उस फैक्ट्री के मालिक ने फोन काट दिया। मैंने घबराते हुए आवाज में दीपक से कहा, अरे भाई, उस दरवाजे को तो मैंने खोल दिया है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही दीपक कुछ लड़कों को लेकर उस कमरे की ओर भागा और मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। और जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे तो दीपक ने हंसते हुए कहा, ये इस कमरे की बात कर रहा था कि मत खोलना। इतना कहकर वो टॉर्च लेकर उस कमरे के अंदर चला गया और हम बाहर ही खड़े थे कि एकदम से दीपक जोर से चीख पड़ा। दीपक की चीख सुनकर हम भी उस कमरे के अंदर गए तो हमने देखा कि उस कमरे के अंदर कई इंसानी कंकाल थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो किसी ने जमीन खोदकर उन कंकालों को निकाला हो। वो दिल दहला देने वाला मंजर देख हम उस कमरे के दरवाजे को बंद कर फैक्ट्री के बाहर आ गए। अब हम में से कोई भी इस फैक्ट्री में रुकना नहीं चाहता था, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि हम जहाँ रहा करते थे उसकी इस फैक्ट्री से दूरी 4 से 5 घंटे की है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि आज की रात हमें इसी फैक्ट्री में काटनी होगी और सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन किसे पता था कि आज की रात कयामत की रात होने वाली थी। हमने उस फैक्ट्री के अंदर एक साथ ही अपनी बिस्तर लगाई और हम साथ ही लेट गए। और लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सोते वक्त कोई मुझे छू रहा हो तो कभी ऐसा लगता कि कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। मुझे एकदम से घुटन महसूस होने लगी, लेकिन ना जाने क्यों मैं उठ नहीं पा रहा था। चारों तरफ मुझे अब अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, कोई मेरे कान के आसपास आकर सांस ले रहा हो। कि तभी दीपक मुझे झकझोरते हुए उठाने लगा। मैं एकदम से हड़बड़ाते हुए उठा। इससे पहले कि मैं दीपक से कुछ कह पाता, दीपक ने मुझसे कहा, निखिल देखना ये सब लड़के कहाँ गए। मैंने जैसे ही चारों तरफ नजर घुमाई तो मैंने देखा कि
हम दोनों को छोड़कर उस फैक्ट्री में और कोई नहीं था कि तभी उसी कमरे से उन लड़कों की चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो ऐसे चीख रहे थे जैसे मानो कोई उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहा हो। हम दोनों उस कमरे की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे तो सामने का वो खौफनाक नज़ारा देख हमारा पूरा शरीर कांप उठा। हमने देखा कि चारों लड़के एक दूसरे को दानवों के जैसे अपने दांतों से नोच नोच कर खा रहे थे और वो दर्द में चीख भी रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उनका शरीर उनके वश में नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति उनसे ये सब चीजें करवा रही हो। इतना देखते ही हम उस जंगल के किनारे बसे कुछ घरों की ओर हम जान लगाकर भागने लगे। दीपक मेरे पीछे था और मैं आगे आगे भागे जा रहा था। कुछ देर बाद हम उन घरों के पास पहुंचे। हम उन लोगों के घरों के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाने लगे और मदद की गुहार करने लगे। एक आदमी ने दरवाजा खोला। दीपक और मैंने अब तक चल रही उस घटना के बारे में उस आदमी से बताई और मदद मांगते हुए वहां चलने के लिए कहा। हमारे मुंह से इतना सुनते ही उस आदमी ने कहा, वहां एक नहीं बल्कि कई शैतान एक कमरे में अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा कैद है। उस आदमी की बात पर मैंने कहा, मैंने जिज्ञासावश उस कमरे को खोल दिया ये देखने के लिए कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या है। हमारे कुछ साथी उसी कमरे में जानवरों जैसे एक दूसरे को ही खा रहे हैं। इतना सुनते ही वो आदमी अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया और हमसे कहने लगा, वो शैतान जाग उठा है, तुम्हारे साथी उनका पहला शिकार बने हैं। उस आदमी की बात पर मैंने कहा, लेकिन हमें उस शैतान ने क्यों कुछ नहीं किया कि तभी उस आदमी ने दीपक के गले में बंधी हनुमान जी की लॉकेट को दिखाते हुए कहा, इन्होंने तुम्हारी उस शैतान से रक्षा की है। मैंने उस आदमी से कहा, जल्दी चलिए वरना हमारे साथी नहीं बचेंगे। उस आदमी ने गांव के कुछ लोगों को भी बुला लिया और हाथों में मसाल लिए हम उस फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। उस फैक्ट्री में पहुंचते ही हम उस कमरे की ओर आगे बढ़े तो हमने देखा कि उस कमरे में उन लड़कों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही हॉरर स्टोरी है तो उसे शेयर करें हमारे इस ईमेल आईडी पर। अगर आपको इस स्टोरी की पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में अपना राय जरूर शेयर करें।